पूर्व अध्यक्ष हैं, उन सभी से अनुरोध है फ्रंट सीट्स पर बैठे। नमस्कार, खमागड़ी अटे पधार्या प्रकार जतरा भी मेहमान है माया पण सबने मारो राम राम। आप सब अटे अबार उपस्थित व्या हो, मैंने देखी घणो बढ़िया लाग रहा है। बस अब आप थोड़ी वेला में अपना जो अतिथि है वे आवा में से बटा पेड़ी आपा थोड़ी बातचीत करना और अटे जतरा भी मन उपस्थित है मना सबरो आज आशीर्वाद चाहिए है जो कार्यक्रम से। और अबार बस आपने वच में अपना अतिथि पहुंचवा वाले ही से तैयारियां सब हो चुकी है और बस आगे की बात अभी आप वापस करा थोड़ी देर में। बोलता तो कहेंगे आवाज ही नहीं साल तो रोड सब है साल तो इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। हमारे बीच में हमारे अतिथि आज के मीट द प्रेस कार्यक्रम के अतिथि जो है कोई आवे तो सभी से आग्रह करती हूँ रचने को बिना पाकर झोंके तो एक जर्रा भी हिल नहीं सकता। संघर्ष दिलाता है एक इंसान को मुकाम उसका बिन मेहनत कुछ मिल नहीं सकता। आदर, अभिनंदन, आभार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। आई एम जयश्री नागदा एंड योर होस्ट फॉर द डे। मैं यहाँ उपस्थित हमारे अतिथि श्री लक्षराज सिंह जी मेवाड़ और उपस्थित सभी सम्मानीय पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। लेक सिटी प्रेस क्लब अपनी पुरानी परंपरा को जीवंत करने के लिए आज यहाँ एकत्रित हुआ है। उस परंपरा का नाम है मीट द प्रेस। आज के मीट द प्रेस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं मेवाड़ के पूर्व राजघराने से श्री लक्षराज सिंह जी मेवाड़। भारतीय संस्कृति में पूरी प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत करें। मैं निवेदन करूंगी हमारे अतिथि श्री लक्षराज सिंह जी मेवाड़ और प्रेस क्लब अध्यक्ष कपिल जोशीमाली से आप आएं और दीप प्रज्वलन की परंपरा निभाएं। सप्तम महाराजों च भूसवर्णम तथास्तमा नवम भारचंद्रम च दशमं विनायक एकादशं गणपति द्वादशं सुगदानम त्रिसंध्यम य पठे नर न च विघ्नं भयं सर्वसिद्धिकरं पदं विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रां मोक्ष। जोशीमाली से निवेदन है आप हमारे अतिथि का स्वागत करें। तालियों की तमन्ना होता है। ये मेवाड़ के गौरव है और हमारे लिए ये क्षण गौरवान्वित करने वाला है वहां तक कि कुछ निशान रहे। चले चलो कि जहां तक ये आसमान रहे। ये क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल। मजा तो तब है कि पैरों में कुछ थकान रहे। बात यहाँ कर रही हूँ पूर्व अध्यक्षों की जिन्होंने लेक सिटी प्रेस क्लब को शुरुआत दी और उस शुरुआत से लेकर आज लेक सिटी प्रेस ऐसा आज दिख रहा है। कभी न कभी वो जो मील का पत्थर जो नींव एक शुरुआत जब होती है सबसे मुश्किल दौर वही होता है किसी चीज को शुरू करने का। तो वही काम हमारे पूर्व अध्यक्षों ने किया है और अब मैं हमारे बीच उपस्थित प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्षों से आग्रह करती हूँ कि आप आए और हमारे आज के अतिथि श्री लक्षराज सिंह जी मेवाड़ का स्वागत करें। निवेदन साथ में आ जाए। पूर्व अध्यक्षों में ऋतुराज जी, प्रकाश शर्मा, भूपेंद्र सिंह राव सर, प्रदीप मोगरा सर, संजय गौतम सर, संजय खाटिया सर, मानवीर सिंह राठौर सर, अख्तर हुसैन सर, मनुराव सर, रफीक एम पठान सर और प्रताप सिंह राठौर सर। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक बात जो कहनी बहुत जरूरी है। लेक सिटी प्रेस क्लब का आज जो सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करूंगी ऋतुराज जी सर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अगला नाम संजय गौतम सर। प्रकाश मेघवाल जी से मैं अनुरोध करती हूँ कि आप स्वागत करें।
संजय खापिया सर, विशाल अग्रवाल सर, मानवीर सिंह राठौर सर, आइए इनके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। वैसे मुझे पता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनके प्रेरणादायी जीवन पर एक नज़र डालनी जरूरी है। आप सेवा के लिए समर्पित करते हैं। अपनी परोपकारी गतिविधियों के माध्यम से लाखों लोगों के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। कोविड में कई अभियान शुरू किए एवं भारतीय सेना के लिए इन्होंने एम्बुलेंस भी दान की है। महाराणा मेवाड़ पब्लिक स्कूल का प्रबंधन करने वाले विद्यादान ट्रस्टी के आप ट्रस्टी हैं। उदयपुर जिला क्रिकेट संघ का भी हिस्सा आप हैं। HRH ग्रुप ऑफ होटल्स उदयपुर के कार्यकारी निदेशक के रूप में उदयपुर के श्री लक्षराज सिंह जी मेवाड़ ने विरासत पर्यटन को बढ़ावा देने, आतिथ्य उद्योग में रोजगार पैदा करने की अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से आप सम्मानित हैं। ये हम सभी के लिए बहुत ही गौरव की बात है। होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया के प्रबंध समिति सदस्य आप हैं। फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के कार्यकारी समिति सदस्य हैं। इंडियन हेरिटेज होटल एसोसिएशन के सदस्य हैं। इंपीरियल चैम्बर के सलाहकार भी हैं। उदयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मानद सदस्य और पर्यटन उप समिति के अध्यक्ष और राउंड टेबल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं। 27 जनवरी 2022 को उदयपुर के श्री लक्षराज सिंह जी मेवाड़ को राजस्थान के माननीय राज्यपाल महामहिम श्री कलराज मिश्र के सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया। लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन समय सीमित तो मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ और लेक सिटी प्रेस क्लब के सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं से आग्रह करती हूँ कि आप बोर्ड और बाद में बोर्ड की जो परीक्षा होती है ना, उससे आज मेरे को कुछ कम महसूस नहीं हो रहा है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ और बड़ी खुशी है आप सभी लोगों को और प्रेस क्लब को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस सोच के लिए मैं सबसे पहले आप लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। कम से कम इस माध्यम से जो है लोग एक दूसरे को जान सकते हैं, समझ सकते हैं और उम्मीद ये करते हैं कि कुछ ना कुछ इससे बेहतर और अच्छा निकल कर आए, जिससे कि लोगों के बीच की सोच और संबंध जो है और बेहतर हो सके। तो पुनः आपके पूरे क्लब को, आपको कपिल जी, इस सोच के लिए, इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेक सिटी प्रेस क्लब की सबसे पुराने मीट द बेस्ट कार्यक्रम में मेवाड़ पूर्व राजघराने के सदस्य और राज्यपाल की पर्यटन समिति के सलाहकार लक्षराज सिंह जी मेवाड़ का मैं और मेरा पूरा लेक सिटी परिवार हार्दिक स्वागत करता है। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि ये जो वर्ष है ये हमारे लिए सिल्वर जुबली ईयर है। इस लेक सिटी प्रेस क्लब को इस्टेब्लिश हुए 25वां साल चल रहा है और इसी को लेकर पूरा जो परिवार है काफ़ी उत्साहित है, क्योंकि पूर्व अध्यक्षों के नेतृत्व में इस क्लब ने लगातार उन्नति की और कोशिश कर रहे हैं कि लगातार ये क्लब आगे बढ़ता जाए, पत्रकार हितों के लिए काम करता रहे। मैं चाहूँगा कि क्योंकि हम राजस्थान जो है वो पर्यटन नगरी है और उदयपुर जो है वो पर्यटकों की सबसे पहली पसंद मानी जाती है और आप पर्यटन समिति के सलाहकार है राज्यपाल जी के, तो आप पर्यटन को लेकर क्या सोच रखते हैं, इस पर अपनी बात रखें। तो अपने आप को साबित किया है और ये खुशी की बात है कि केवल प्रदेश में नहीं, देश में नहीं, दुनिया के अंदर अव्वल स्थान के अंदर उदयपुर ने अपने आप को स्थापित किया है। तो ये सब लोगों की जो है वो एक कामयाबी दर्शाती है, हर नागरिक की, हर शहरवासी की, जो लोग इस शहर के अंदर रहते हैं, बसते हैं, जन्मभूमि हो, कर्मभूमि हो या इस शहर से जिन लोगों ने एक रिश्ता रखा है, उन सब लोगों को इस चीज़ का श्रेय जाता है। और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो रातों रात हुई हो। इस चीज़ को करने में कई दशक लगे, कई सोच लगी, कई बातों की शुरुआत एक मजाक से हुई और आज जाकर वो है एक स्तंभ के रूप में जाकर उभर रहा है। ये हम सब लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है। इसके साथ साथ मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि उदयपुर को केवल हम लोगों को एक पर्यटन नगरी के तौर के ऊपर ही सीमित नहीं कर देना चाहिए। इस शहर के अंदर, इस जगह के अंदर और भी बहुत कुछ है देने के लिए। एक किसी चीज़ के अंदर महारत हासिल करी है, ये बड़ी अच्छी बात है, फख्र की बात है, खुशी की बात है। पर इस शहर के अंदर और इन लोगों के अंदर और भी बहुत कुछ है उदयपुर शहर की पहचान बनाने की। बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही सर। अब मैं यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित पत्रकारों से भी कहूँगी कि आपके कुछ सवाल हों जो आप सर से करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। पिछले काफ़ी सालों से देखा गया है पर्यटन क्षेत्र में भी गिनीज बुक में रिकॉर्ड्स भी आपने खूब सारे बनाए। क्या आने वाले कुछ सालों में हम आपको सांसद या एमएलए के रूप में देख रहे हैं?
ऐसा मैंने भी सुना पहले। देखिए, ये आप कह रहे हैं कि सक्रिय हुए, उसके लिए सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये मानता हूँ कि क्या कहते हैं कि कार्य करना, जुझारूपन से, कर्मठता से, नीट के अंदर काम करना, ये परिवार का एक मुसलसल तरीका और अरसों से चलता हुआ आ रहा है। आज की दुनिया जो है वो ज़रूर छोटी होती चली जा रही है, तो इस वजह से शायद ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती हैं, ज़्यादा सामने आ जाती हैं, और इस वजह से ये चीज़ें लगी जा सकती हैं कि ये चीज़ हो रही है। इसमें कोई शक की बात नहीं कि काम करने का एक प्रयास है, करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना खुद का एक चीज़ जो है, मेहनत जो है, उसको करने का एक प्रयास कर रहे हैं। जिन रास्तों पे हमारे पूर्वज चले, उन पदचिन्हों पे चलने का हमारा भी एक प्रयास है। जहाँ तक सवाल रहा सांसद का और इन चीज़ों का, आज की तारीख में कोई भी व्यक्ति अगर चाहे तो जनप्रतिनिधि के लिए जो है सामने आ सकता है, और मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं सभी के लिए वो दरवाजे जो हैं खुले हैं। और मैं ये नहीं कहूँगा कि वो इस दिशा में कोई सोच नहीं है, कुछ नहीं करना चाहते, ऐसा नहीं है, पर काम करना और सेवा करना और एक अच्छा कोई काम करना, चाहे वो बिजनेस के क्षेत्र में हो, व्यवसाय के क्षेत्र में हो, चाहे जनसेवा के क्षेत्र में हो, वो चीज़ चालू रहेगी। इसके अंदर सिर्फ आपको एक बात के ऊपर ये चीज़ अर्ज कर सकता हूँ कि आज की तारीख में हम लोग वो संस्कृति की तरफ भाग रहे हैं जहाँ सूरज भी डूब गया। तो कहीं ना कहीं जो है वो हम लोगों को ये चीज़ तय करनी है, और इसका दोष और किसी को नहीं जाना चाहिए। इसका दोष जो यहाँ पीढ़ी बैठी है नहीं चलेगा। और ये देखिए, मैंने कई बार ये उदाहरण दिए, और भाषा के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो भाषा से ही मेरे जहन में, दिल दिमाग में उदाहरण आता है। और देखिए, हर भाषा के लिए मैं बात करता हूँ और कहता हूँ कि आदमी को सीखनी चाहिए, बोलनी चाहिए, करनी चाहिए। अंग्रेजी भाषा एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, लोग उसको अधिकतर और ज़्यादा से ज़्यादा बोलते हैं। वो आज की तारीख में देश दुनिया को जोड़ने का काम करती है, और अपने को वो भाषा आनी चाहिए। पर हमको उस चीज़ के साथ में हम लोगों को ये भी याद रखना है कि वो भाषा ए फॉर एप्पल से शुरू होती है, जेड फॉर जीरो पर जाकर खत्म हो जाती है। हिंदी जो है अ से अनपढ़ से शुरू होती है, ज्ञ पर ज्ञानी पर जाकर खत्म हो जाती है। अब हमें ये तय करना है कि हमको हमारी मिट्टी की तरफ वापस आना है, हमको हमारी संस्कृति के पर वापस आना है। अब अपने को लगता है और वाकई पूछेगा, मैं ये बात करूँगा तो मैंने समझेगा वो तो देसी ठोठ हूँ, तो हमारी गर्लफ्रेंड किस तरह इम्प्रेस रहेगा, या वाह किस तरह इम्प्रेस रहेगा, या वनडे लाने का ही रहेगा। जब तक हम लोग इस सोच और इस पाखंड से ऊपर नहीं उठेंगे, जब तक हम इस सोच को नहीं त्यागेंगे, तब तक जो है हम लोग नहीं पहुँचेंगे सरकार। और इसको एक आवश्यकता केवल इन चीज़ों को लेकर भाषाओं तक सीमित रखने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी, हमारे मिट्टी की इतनी सारी खूबसूरत चीज़ें हैं जिनसे हम आज की तारीख में दूर चले जा रहे हैं। आज देखिए, एक और बात याद आती है, आज मोबाइल है, आज ये लैपटॉप है। मैं ये कहता हूँ बार बार कि क्या कहते हैं, मेरे बड़े भाई और बड़े अपने मित्र, उनके दो पंक्तियाँ, लैपटॉप को और मोबाइल को चेहरे पे रख के नहीं सोया जा सकता, किताब को चेहरे पे रख के सोया जा सकता। तो वो चीज़ हमको आज वापस जो है जिंदा करनी, क्योंकि हम लोग जब रिविजन करते थे एग्जाम के टाइम पे, जब कुछ नहीं आता था तो चेहरे को ऊपर किताब रख के ही सोते थे। तो इस वजह से हमारा एक वास्ता जो किताबों से बड़ा करीबी है। पर तो ये चीज़ आदमी को और अपने आप को अंदर अपने जो है वो जगानी पड़ेगी। और मैं पहले ये भी कहता हूँ कि बच्चों के लिए स्कूल नहीं, अब वक्त ये आया है कि पेरेंट्स के लिए स्कूल खोल देना चाहिए। एक मारो सवाल है, तो घूमने का सवाल है, मेवाड़ के चप्पे चप्पे पे हम लोग, आप लोग सब हम लोग इतने वर्षों से घूम रहे हैं, कुछ नहीं काम नहीं। हाँ सर, अभी आपने कहा था कि लेक सिटी में पर्यटन के अलावा कोई नई चीज़ को बढ़ावा देना चाहिए, तो बहुत खूबसूरत सवाल है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, आज अगर 19वीं शताब्दी अगर ब्रिटेन की थी, 20वीं शताब्दी अगर अमेरिका की है, तो 21वीं शताब्दी हिंदुस्तान की होगी। और उसका रास्ता अगर किसी जगह से होकर गुजरता है तो वो शिक्षा से होकर गुजरता है। आज उदयपुर शहर को भी अगर काम करना चाहिए। आज की तारीख में हम वो देश हैं जहाँ 65% लोग युवा हैं, और आज अगर हम आने वाले समय के लिए इस देश के भावी निर्माण के लिए अगर योगदान देना चाहते हैं, तो उस नींव में हम योगदान दें जो आज की तारीख में युवा जो है उभरते हुए आ रहा है। और उन लोगों को अगर हमारे को कोई ताकत देनी है तो वो शिक्षा की ताकत देनी है। और अगर हम शिक्षा की ताकत देंगे तो केवल ये शहर नहीं, और इंसान दुनिया की पहली इकाई है। इंसान से दुनिया बनती है, और इंसान से जो है वो गली बनती है, गली से मोहल्ला बनता है, मोहल्ले से शहर बनता है, शहर से प्रदेश बनता है, प्रदेश से देश बनता है, देश से दुनिया बनती है। तो उसके अंदर जो है हम कहीं ना कहीं जो है वो इसके अंदर अगर शिक्षा को अगर हम लोग साथ में लेके चलेंगे, और किसी भी चीज़ की हम लोगों को आज की तारीख के अंदर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 21वीं सदी और किसी के लिए हिंदुस्तान की होगी, और उदयपुर अपनी नई पहचान पर्यटन के
के अलावा शिक्षा के क्षेत्र में भी बढ़ा। सर बिल्कुल 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 सर। सर अभी आपको जो राज्यपाल ने रिस्पॉन्स, एक तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसमें कस्टम डिपार्टमेंट ना आने से अभी तक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जो सुविधाएं पूरी कर दी। नंबर 2, हेरिटेज टूरिज़्म को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रयास किए गए थे पिछली सरकारों के द्वारा, मगर हेरिटेज टूरिज़्म जो आसपास डेवलप होना चाहिए था, प्रयास हुए बने मगर वो उतने चले नहीं, तो वहाँ तक जो विदेशी पर्यटक आए पहुँचे, ये क्या हो। और तीसरा जो पॉइंट है वो है हमारा पर्यटक हिमाचल जाता है, कश्मीर जाता है, उत्तराखंड जाता है, मगर उदयपुर के आसपास भी कमलनाथ, झाड़ोल, कोटड़ा, बांसवाड़ा ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे टूरिज्म को बहुत ज़्यादा डेवलप किया जा सकता है। इस बात की है कि एक नागरिक अपने देश का अपने देश के हिस्से देखने के लिए जा रहा है, इससे ज़्यादा खुशी हमको नहीं हो सकती। और इसमें और कोई अच्छी बात नहीं कि देखिए अगर आजू बाजू का मौका और लगे, उनकी सुविधाएं और बेहतर हो, उसमें तो हमारा भी लालच है, हर शहरवासी का लालच है कि देखिए आजू बाजू की चीज़ें जो हो वो ज़रूर होना चाहिए। और उसके लिए हम लोगों को ज़रूर मेहनत करनी चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि कैसे अन्य जगहों को भी वो महत्व मिले और वो चीज़ें भी जो सामने निकल कर आए, राणकपुर हो गया, कुंभलगढ़ हो गया, जैसे आप बता रहे हैं, उन चीज़ों के अंदर भी अभी बहुत गुंजाइश है। और मैं ये सवाल भी पूछता हूँ कि जिस तरीके का भी आगे जाकर जो कार्य हो रहा है, वो भी क्या विकास जो हो रहा है वो सही तरीके से हो रहा है, उसके अंदर और कुछ चीज़ें करी जा सकती हैं, उनको बेहतर किया जा सकता है, उसके अंदर और क्या तब्दीलियाँ हो सकती हैं, क्या पेचीदियाँ हैं जिनको इंसान जो है बैठकर उसके ऊपर विचार विमर्श कर सकता है। तो ये सारी एक चीज़ें हैं जिनके ऊपर बैठ के चर्चा करनी चाहिए। और मैं एक और बात आपको ये कह सकता हूँ और बड़े खुशी के साथ मैं कह सकता हूँ कि ये सारे विषय के ऊपर, इन मुद्दों के ऊपर राज्यपाल महोदय से भी चर्चा हुई। और जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बनने का सवाल है, अब उसके ऊपर पूरी तरीके से जोरों शोरों से जो है वो प्रयास आज के तौर के ऊपर, अभी के वक्त के ऊपर जो है वो चालू है। उम्मीद करते हैं कि वो सारी चीज़ जो है जल्दी से दरख्वास्त मेरे हिसाब से वहाँ तक पहुँच चुकी है और उम्मीद यही है कि इन चीज़ों को जो है वो मंजूरी मिले, जल्दी से जल्दी मिले और इस क्षेत्र को काफ़ी उस चीज़ से जो है वो मदद मिलेगी। बाकी आपकी सोच बिल्कुल दुरुस्त है और मैं सब कोई और तो कर नहीं रहा है, आप और नहीं कर रहे, कोई तीसरा आदमी नहीं कर रहे। दूसरा आपने खाने के लिए फरमाया, तीसरा आपने किसके लिए फरमाया सर? पार्किंग। हाँ, तो पार्किंग को मतलब जो है वो उसका तो ये है, अगर हम लोग खुद पहले व्यवस्थित हो जाए, हम लोग खुद पहले एक दूसरे की कदर, दिल उसको दीजिए जो कदरदान याद हो। तो अगर हम लोग अपना दिल अगर अपने शहर को नहीं देंगे, अगर हम हमारे शहर के प्रति अगर एक चीज़ की कदर नहीं करेंगे, तो हम किसको उम्मीद कर रहे हैं कि कौन इस चीज़ की कदर करेगा? अगर आज हम लोग गाड़ियों को आड़ा तिरछा लगाना बंद कर दें, थूकना बंद कर दें, सामान फेंकना बंद कर दें और इन चीज़ों को अगर अपन नहीं करें तो आधी समस्या गाड़ियों की वैसे भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। आज मैं अक्सर जब गलियों से इधर उधर से जब मैं निकलता हूँ या जाता हूँ, इतनी गाड़ियाँ जो है कहीं ना कहीं खड़ी रहती हैं जो बिना किसी कारण बिल्कुल सड़क के बीच में आपको मिलेंगी और उसके साथ में आपको बिल्कुल मुफ्त में उसका वट भी मिलेगा। तो कहने का मतलब ये कि क्या अपने को उस चीज की आवश्यकता है। और जहाँ तक खाने का सवाल, सिंबॉलिक रूप से संडे को सफाई करते हैं, बाकी झीलें गंदी रहती हैं, इसके बारे में आपका क्या सोचना, सरकार क्या करना चाहती है? देखिए सर, मैं ये कहूँगा कि लाइफलाइन इस पूरी कायनात के लिए पानी है, केवल इस शहर के लिए नहीं। हम लोग जितना जल्दी इस चीज़ की तरफ जागेंगे, मैंने एक लेख भी लिखा था इसके ऊपर कि जल का अगर हम लोग संरक्षण नहीं करेंगे तो जल जाएगा जल। तो हम लोगों को कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है कि मैं कुछ आंकड़े भी देख रहा था, अगर मेरी याददाश्त अगर सही हो और मेरे दिल और दिमाग के ऊपरी कोने से अगर मेरे को सही आंकड़े अगर याद आते हो, तो पीने का जो कोई पानी है वो 4% ही रह गया। तो ये मुद्दा केवल अब अपने बगल की बावड़ी तक का ही सीमित नहीं रह गया, अब ये पूरे प्रदेश, देश और एक दुनिया का जो है वो एक विषय बनकर रह गया। और हम लोगों को सबसे पहले तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हम लोगों के ये पानी बर्बाद करने के प्रति जो है वो जिम्मेदारी जो हमको जाननी पड़ेगी। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ सर, दिल बहुत दुखता है इन चीज़ों से। हम लोग सफाई की बात करते हैं, इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं, पहले हम वो चीज़ तो करें जो हमारे हाथ में है। आज की तारीख में हम जो है वो पशु को मिलाते हैं और उसके ऊपर जब तक अपन साबुन रगड़ रहे होते हैं उधर पाइप बाजू में रख के और उसको खुला चालू छोड़ के नाली के अंदर डाल के बैठ जाते हैं। आज की तारीख में हम घास को पानी पिलाने बैठते हैं कि घंटी बाज की
वो पाइप में पटके और बेटे वो गियो करो, अब 6 घंटा बाद उन्होंने और भूल गया वो तुम्हारे वो पाइप चालू। अब इस प्रकार से तो हम लोगों की जो है वो गाड़ी को धो रहे हैं तो क्या कहते हैं उसको पाइप को उसी के माथे डाल के अपन निकल गए, उसी चीज़ को बेहतर बाल्टी में डालकर उस काम को जो है वो किया जा सकता है। हम पहले तो उस पानी की कदर कर लेंगे, उस चीज़ को हम लोग जो है अथात जो है वो बहा रहे हैं। आज उदयपुर शहर इस मामले में खुशनसीब है, पर इतनी आगोश इतनी गोद मिली है जिसमें पानी भरा हुआ है, उसको हम लोग सही तरीके से उस चीज़ का इस्तेमाल हम लोग जो है वो करना नहीं चाह रहे। तो ये कहीं ना कहीं, और जो भाई साहब ने पहले भी जो सवाल पूछा उसके अंदर गंदगी की पहली बात तो आग क्यों रही है, हम लोग डाल रहे हैं। तो अब वो हर नागरिक जब तक उस चीज़ के प्रति जो है वो जागरूक नहीं होगा, वो अपनी इस चीज़ को जिम्मेदारी नहीं समझेगा, जब तक हम लोग अपनी गलतियों का ठीकरा या टोपी किसी और के सर के ऊपर पहनाते रहेंगे तो सर हम लोग कहीं नहीं पहुंचेंगे। मैं इसके ऊपर उंगली उठाऊं, वो उसके ऊपर उंगली उठाए, वो उसके ऊपर उंगली उठाए, मतलब इस चीज़ ने कभी भी जो है वो सफलता के स्मारक के ऊपर नहीं पहुंचा है, और आलोचना करने वालों के कभी भी स्मारक नहीं बने। और उसको चीज़ तो उस दिशा में बढ़ रही है, चीज़ें उस चीज़ को लेकर या उस सोच को लेकर और वो अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड्स को लेकर हम लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, पर एज सिटीजन्स नागरिक के तौर पर हम लोग क्या कर रहे हैं ये तो हम लोगों को अपने आप से ही पूछना पड़ेगा। जिन लोगों को डंका बजवाना है अपने शहर का अंतर्राष्ट्रीय देशों के स्तर के ऊपर, वो अपना काम करेंगे, बट जब लोग वहाँ से जब यहाँ आएंगे और वो सोच वापस लेकर जाएंगे सेटिस्फेक्शन इंडेक्स के ऊपर कि बहुत महंगा है, पार्किंग सही नहीं है, गंदा है, और इस प्रकार की चीज़ों को अगर वापस लेकर जाएंगे तो हम क्या करें। तो ये कहीं ना कहीं जो चीज़ों के बीच में जो फासले हैं, और ये हर एक नागरिक के मसले हैं जिनको खुद को अपने स्तर के ऊपर इस चीज़ को उठाना है और उसके ऊपर कार्य करना है। आज देखिए आप इस देश का एक बहुत ही ताकतवर चौथा स्तंभ है, और आज की तारीख में मेरी छोटी सोच जो मुझे कहती है कि आज की तारीख में 21वीं सदी के अंदर अगर सबसे ताकतवर हथियार अगर कुछ है तो वो कलम है। अगर वो कलम अगर मुझसे ही अगर ये सवाल पूछेगी जो कि आज की तारीख में एक सरकार की एक जिम्मेदारी बनती है, तो मैं यही आपको कहूँगा कि इसमें मैं भी आपके साथ हूँ, और सरकार से इस चीज़ के बारे में सवाल पूछना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर काम करना चाहिए कि इन चीज़ों को जल्द से जल्द जो है वो दुरुस्त किया जाए। आज की तारीख में क्या है सर, बेसिक एनालिसिस अगर कॉमन सेंस के तौर के ऊपर भी अपन अपनी छोटी स्मृति के साथ में भी करें तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन की एक प्रॉब्लम है। अगर कोई त्यौहार आ रहा है, कोई काम हो रहा है तो उस समय पर ना करें, और यही एक वो हमारी जो सरकारें हैं जब काम करना चाहती हैं तो ऐसा काम करके देती है जहाँ आपकी छाती, आपका दिल जो है वो गर्व से फूल जाता है। तो जब काम करना होता है तो काम हो जाता है, बदलता वही है जो बदलना चाहता है। अब अपने को ये तय करवाना है कि कौन वो कितना बदलना चाहते हैं, हम उनमें कितना बदलाव ला सकते हैं या दबाव बना सकते हैं एक सही काम को कराने के लिए, और सही जगहों के ऊपर अगर अपन इन मसलों को उठाएंगे तो मैं मानता हूँ कि ये सबके हित की एक बात है जो जल्द से जल्द दुरुस्त होनी चाहिए। इसमें आप भी परेशान हैं, हम भी परेशान हैं, और पूरा शहर परेशान है। हम लोगों को ये चीज़ तय करनी पड़ेगी कि हमारा उद्देश्य क्या है, क्या वो उद्देश्य पूरा हो रहा है या उद्देश्य के अंदर कहीं कोई हमारे को समस्या या कठिनाइयाँ आ रही हैं। आज की जहाँ तक सवाल है कि वो एक आज की तारीख में हम लोग ये मानते हैं कि एक शहर की लाइफलाइन, और अगर वहाँ पे अव्यवस्था है तो उस अव्यवस्था को हमारे को अटैक करना चाहिए, उस अव्यवस्था का हमारे को समाधान ढूंढना चाहिए। हम लोग किसी चीज़ को उजाड़ना, फेंकना किसी चीज़ को बहुत आसान है, हटाने में कितना टाइम लगता है, पर जो चीज़ वहाँ पर इतने वर्षों से बनी है, जहाँ पे शहर के मुख्यमंत्री तक भी जाकर बैठते हैं, चर्चा करते हैं, टहलने के लिए जाते हैं, और उससे ज़्यादा एक आम नागरिक रोज़मर्रे के ऊपर अपने जीवन को वहाँ पर मानता है। समस्याएं हो सकती हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। रसोई में अगर एक से ज़्यादा बर्तन होंगे तो थोड़ी आवाज़ तो होगी सर, और अपने को ये देखना है कि अगर उस चीज़ को अगर अपने को व्यवस्थित करना है तो मैं 500% उस चीज़ के लिए आपके साथ हूँ। कोई चीज़ों के तरह व्यवस्था है, किसी कारणों की वजह से कोई चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, तो उन चीज़ों को देखा जा सकता है और उन चीज़ों को करा जा सकता है, पर किसी को उठाकर बेरोजगार करके पीछे कर देना और उस चीज़ के ऊपर विचार इसके ऊपर इसके ऊपर, पर क्या उससे वो जी, बट अपने को सिर्फ एक चीज तय करनी है सर कि क्या उससे इस पूरी समस्या का समाधान हो जाएगा या भीड़ और बढ़ती जाएगी, तादाद और बढ़ती जाएगी, लोग और बढ़ते चले जाएंगे, तो उसका क्या ये परमानेंट सोल्यूशन है। मैं आज कर दूंगा, 2 साल बाद अपन आज वापस परिस्थिति के अंदर आकर बैठ जाएंगे।
तो कोई इसका कॉन्क्रीट या फुल प्रूफ अगर सोल्यूशन हो तो उसके प्रति मैं 500% काम करने के लिए तैयार हूँ। और अगर आप कोई इस चीज़ की गारंटी लेता है कि इसकी 1000% समस्या सॉर्ट आउट हो जाएगी और वहाँ पर जो लोग बैठे हैं उनसे अगर कोई सारे लोगों को अगर कन्विंस करवा दे तो वो जरूर मेरे अकेले की बस की बात नहीं है और वो काम कोई अकेला नहीं कर पाएगा। तो अगर इस चीज़ के ऊपर अगर कोई तरीके से उन लोगों के साथ में बैठकर अगर एक मत अगर हो जाता है तो मैं बड़े खुशी के तौर के ऊपर इस चीज़ को विषय को देखने के लिए मैं तैयार हूँ। सर वहाँ पे जिनको दुकानें अलॉट हैं वो तो खुद ठेला लगा के खड़े हैं और दुकानें किराए पे देती है, मतलब एक दुकान की बात नहीं है, वहाँ सारी दुकानें लगभग ऐसी है, उस पर कभी किसी तरह की मॉनिटरिंग या उसमें कभी कोई कार्रवाई आपकी तरफ से वहाँ पर हुई नहीं है और वो ट्रांसफरेबल भी नहीं है, जिसको मिली है उसकी तो मृत्यु हो गई है, उसके घर वाले चला रहे हैं, उसने भी किराए पे दे दिया और वो ठेला लगा के खड़े हुए हैं। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं सर आप और आपकी ऑब्जर्वेशन 1000% बिल्कुल सही है। और मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि ये पिछले 4-6 महीने से इस विषय के ऊपर काम किया जा रहा है और मुझे बड़ी खुशी है आपको इस बात को कहने के लिए कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो करी गई थी जो गैर कानूनी थी लोगों के द्वारा और उन चीज़ों को सुधारा गया है। और मेरे मायने में जो है वो अभी और भी लोगों के साथ में इन चीज़ों के ऊपर काम चल रहा है और उन लोगों से भी बातचीत की जा रही है। जैसे मैंने आपको कहा सर कि लोगों को बैठकर देखो, अगर हर बात सुनी जाती है अगर सलीके से कही जाती है तो आज की तारीख में उन लोगों के साथ में बैठकर इस चीज़ के ऊपर विचार विमर्श कर मैं ये मानता हूँ कम से कम 80% मसले जो हैं आज की तारीख में बहुत साफ सुथरे तरीके से उनको सॉर्ट आउट कर दिया गया है और कुछ थोड़े बहुत मसले और बचे होंगे जिनके ऊपर आज की तारीख में अभी काम चालू है। और जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल्स आते हैं सर वैसे वैसे इसके ऊपर हम लोग काम करना चालू करते हैं। तो अभी पिछले 6 महीने के अंदर ये सारे समय के ऊपर ये सारी चीज़ें आई थी जिनको देखा गया, वापस सुधारा गया, बातचीत करी गई और उनको दुरुस्त कर दिया। सर एक रिक्वेस्ट और करूँगा, जितनी भी होटल इंडस्ट्रीज है जो झीलों के आसपास है, उदयपुर में जो भी घूमने आता है वो झीलों को देख कर जाता है और चांदपुर और इस तरफ से जो पिछोला का जो पूरा एरिया है वो बहुत खराब है। आने वाले लोग वहाँ पर मतलब मुंह पे हाथ रखते हैं। लोगों की तरफ से जो बात आई थी कि बाकी सारे महकमों से जो कोऑर्डिनेशन के काम कराने की जो उनको मुश्किलात आती है ना, तो उन्होंने कहा साहब हम अलग थलग पड़ जाते हैं और फिर जो कोऑर्डिनेशन के जो काम होते हैं वो फिर हमारे नहीं हो पाते। तो हम लोगों ने ये तो मान लिया कि शहरों के अंदर, आपके शहर के अंदर झीलें हैं, खूबसूरत हैं, पानी है, सब कुछ है, पर हमको केवल कोई एक शहर का ध्यान नहीं रखना है, हमको पूरे प्रदेश की झीलों के ऊपर और पूरे प्रदेश की पानी की व्यवस्था जितनी भी है झीलों से संबंधित, आजू बाजू से संबंधित, उनका भी हमारे को ध्यान रखना है। उन चीज़ों के लिए हम लोगों को अगर अन्य मंत्रियों से, लोगों से, विभागों से, सेक्रेटरियों से, चीफ सेक्रेटरियों से मिलने की अगर आवश्यकता पड़ेगी तो फिर हमारा आधा जीवन तो सफर में ही कट जाएगा। आज की तारीख के अंदर हम लोग पहली बात तो ये कहना चाहते हैं कि जो अलग अलग तरीके के जो टूरिज्म आज की तारीख में अपने प्रदेश में एग्जिस्ट करते हैं ना सर, उनको पहले आइडेंटिफाई करें। आज की तारीख में एक अपना आज की तारीख के अंदर अगर कोई आदमी नया होटल अगर खोलना चाहे, नए टूरिज्म के अंदर कोई सिलसिले में कोई काम करना चाहे तो उसके जो ज़मीन का जो अलॉटमेंट है उसके ऊपर, आज की तारीख में हेरिटेज टूरिज्म है तो उसके ऊपर, आज की तारीख में एडवेंचर का कोई टूरिज्म है तो उसके ऊपर, आज की तारीख के अंदर एयरपोर्ट्स को और एयरक्राफ्ट्स को लेकर जो टूरिज्म इंडस्ट्री, क्योंकि एक बात हमको सबसे पहले ये समझनी पड़ेगी और जो हमारा बहुत बड़ा मुद्दा है जो हम कहना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, कि व्यक्तिगत तौर के ऊपर मैं भी कहना चाहता हूँ, वो ये है कि पर्यटन विभाग को और एविएशन को अलग अलग जो है वो नहीं करना चाहिए। इन दोनों चीज़ों को कहीं ना कहीं एक साथ देखने की आवश्यकता है क्योंकि ये एक ट्रांसपोर्ट एट लार्ज, इनका कोऑर्डिनेशन कैसे बेटर हो सकता है। आज ब्रॉडगेज लाइंस भी ट्रेन्स की उदयपुर के अंदर शुरुआत हो जाएगी, तो ये आज की तारीख के अंदर केवल नागरिकों के आवक जावक के लिए नहीं बट पर्यटकों के लिए भी बहुत ज़्यादा आवश्यक चीज़ हो गई है। तो ये सारी चीज़ों को पहले अलग अलग खंड में देखा जाता था। हमारी गुजारिश लोगों के साथ में ये है कि इन चीज़ों को अलग करके नहीं देखें, इनको साथ में करके देखें कि जिससे कि हम लोग नागरिकों के लिए भी, पर्यटकों के लिए भी इस चीज़ के अंदर बेहतर किया जा सके। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे जैसे शहर के जैसे या प्रदेश के जैसे जो अन्य देश हैं जो शायद हमारे से भी आधे साइज के होंगे, उनका एक स्टडी करना हम लोगों को जो है वो बहुत ज़्यादा आवश्यक है। उनके अंदर क्या पॉलिसीज है, आज सिंगापुर आप उठाइए सर, उसकी आप टूरिज्म पॉलिसी उठाकर देखिए, आज आप यूएई को उठाइए, यूएई के अंदर आप दुबई को उठा के देखिए, आप आबू धाबी को उठा के देखिए, तो आज की तारीख में ये लोग क्या पॉलिसी के ऊपर काम कर रहे हैं और किस प्रकार से काम कर रहे हैं और क्या क्या इन लोगों ने बेनिफिट दे रखे हैं, उसमें से अपनी सरकारों को, अपने देशों को, अपने प्रदेशों को क्या क्या चीज़ें देने में कोई तकलीफ नहीं आएगी, उन चीज़ों को तो तुरंत प्रभाव से जिन चीज़ों को लागू किया जा सकता है वो करा जाए। और तीसरी बात जो एक आती है ध्यान में
कि टूरिज्म को लेकर अब जैसे आदमी को अलग अलग जगहों के ऊपर भटकना पड़ता है। विदेश से अगर किसी आदमी को अगर उदयपुर आना हो तो एक विंडो के लिए आदमी को कहीं उसको 10 जगह के ऊपर भटकना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं एक इनकॉर्पोरेशन हो जाए। वो कोई आदमी गैर कानूनी काम तो कराना नहीं चाहता। अब कोई अन्य देश से आदमी अगर जैसे साहब ने भी पहले पूछा या वो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए पूछा, अगर कोई आदमी डायरेक्टली उदयपुर के अंदर आना चाहे तो आज की तारीख में उसके अंदर मुश्किलात काफ़ी आती है। तो उसकी चीज़ों की जो है वो आसान कैसे किया जा सकता है और उसको थोड़ा और ट्रांसपेरेंट कर दें, उसकी जानकारी और आसानी से मुहैया हो जाए तो उन चीज़ों को लेकर जो है वो चीज़ और बेहतर हो जाएगी। और जहाँ तक रहा सवाल कुछ अन्य टैक्सेस का, लाइसेंसेस का, तो उन चीज़ों के ऊपर एक बार वापस रिविजिट हो, नहीं तो वो चीज़ें विस्तार में भी अपन एक्सप्लेन करना चाहें कर सकते हैं, पर उन चीज़ों के ऊपर भी जो है वो थोड़ा सा गौर किया जाएगा तो वो भी थोड़ी सी और ज़्यादा बेहतर स्ट्रीमलाइन हो जाएगी, जो पर्यटक को भी और व्यवसाय को भी दोनों तरफ से और तीनों तरफ से सरकार को भी उस चीज़ का फायदा मिलेगा। सर जी, तो अपने क्या छवि लेकर जाता है यहाँ? आदरणीय एक में सर आपने उदयपुर शहर से ठीक है, कोई पूछ ले सर इधर से लेफ्ट जयगीनाथ की उदयपुर के जहन में है जिस तरीके से लक्षराज सिंह जी की सक्रियता बढ़ी है यार कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। आपसे एक ही चीज जानना चाहते हैं, सीधा और सपाट जवाब चाहेंगे। आप एमपी बनते हैं या राजस्थान की विधानसभा में जाके कोई मंत्री बनते हैं तो जन सुनवाई कहाँ पर होगी? भविष्य का क्या जवाब वो भी आप लोग बता दो मैं। अब सबसे पहली बात तो मेरा एक आपसे जो है वो सवाल, हालांकि मेरी फितरत नहीं है सवाल पे सवाल पूछने की, पर मेरे को सारा सवाल समझ में आ गया, पर इसमें गड़बड़ क्या है मेरे को ये बताओ। इसमें गड़बड़ वाली बात क्या है? सर प्रताप गौरव केंद्र में एक राष्ट्रीय स्वयं संघ के एक बड़े पदाधिकारी साहब की मंत्रणा हुई, तो क्या हम उसको जवाब ले लीजिए एक बार प्लीज। सांसद बनने का सवाल है या कोई और चीज करने का सवाल है, मैंने हमेशा से कहा है, मैंने अभी भी कहा कि देखिए दरवाजे किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति के लिए बंद नहीं है। कोई सामने आना चाहे, कार्य करना चाहे, बनना चाहे, वो बेशक बन सकता है। पर आज की तारीख में मेरा उद्देश्य जो है काम करने का वो मैं बखूबी कर ही रहा हूँ। आज की तारीख में इंसान जब उस तरह के ऊपर पहुंचता है तो क्या करना चाहता है? जन सेवा करना चाहता है कि लोगों के साथ में जुड़ना चाहता है, पर उसमें वो बहुत सारी और अन्य चीज़ों के अंदर बंद जाता है। आज की तारीख में उस मामले के अंदर मैं थोड़ा सा अपने खुद के सोच के हिसाब से जिन जिन क्षेत्रों के अंदर काम करने की एक इच्छा है, दिलचस्पी है, रुझान है लोगों का, जिसके अंदर सहयोग है, उसके अंदर एक काम करके जो है वो सामने लाया जा सकता है। आज मुझे खुशी है कि जो 5 साल पहले बात नहीं थी वो आज आप लोग देख रहे हैं, कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैं भी अपने आप को मानता हूँ कि मैं किसी न किसी सही दिशा के अंदर जा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग इस शहर के नहीं पूरे देश के आंख नाक कान मुंह है सर। तो जब आप लोगों से कोई चीज़ सुनने को मिलती है तो हम लोगों का भी कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ता है। और अब आने वाले समय के अंदर अगर इंसान इस चीज़ के कदम अगर उठाता है तो वो ज़रूर आप लोगों के साथ में बिना राय मशवरा करके नहीं उठाए। मेरे को लगता है शायद मेरा आखिरी सवाल होगा। उदयपुर मेरा ये सवाल है कि पिछले कुछ समय से अगर हम देखें तो विशेषकर महाराणा प्रताप को लेकर उनके साथ जो सेनानी थे उनको लेके प्रदेश की राजनीति में काफ़ी हलचल हुई। कई बार उनको महान बताने के ऊपर भी जो है सवाल उठ जाते हैं। इतने बड़े व्यक्ति थे, किसी को कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि आप उनके वंशज हैं, आप उस परंपराओं को आगे लेके चल रहे हैं, जनसेवा के सरकारी कार्य आप कर रहे हैं, तो जब इस तरह की खबरें आती हैं तो आपको क्या लगता है और आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को कि जो अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस तरह के महान पुरुषों का किसी भी रूप में नाम ले या किसी भी तरह से इस्तेमाल करें, तो उसके आप क्या कहना चाहेंगे? दूसरा मेरा सवाल रहेगा कि अगर आप देश की बात करें तो राष्ट्रवाद जो शब्द है उसको हर राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से तोड़ मोड़ के और बताने में लगा हुआ है, लेकिन अगर राष्ट्रीयता क्या होती है, राष्ट्र के प्रति प्रेम। ये आखिरी सवाल के साथ बहुत भारी सवाल पूछ रहे हैं। ये काफ़ी मैं भी पूछूंगा। ठीक है सर, अगर ईमानदारी से एक शब्द में अगर मैं आपको आपके सवाल के पहले हिस्से का अगर जवाब दूँ ना सर, तो पीड़ा होती है, ईमानदारी से पीड़ा होती है, दुख होता है, दर्द होता है, दिल आहत होता है कि, और ये आपने दूसरी बात जो आपने जो जुमला कहा उस चीज़ को अगर मैं
क्योंकि हम उनके वंशज हैं। तो मैं उसी सांस में ये बात भी कहना चाहता हूँ कि कोई वो हमारे इकलौते हमारे नहीं, उन लोगों ने जो त्याग, तपस्या, बलिदान जो दिया वो कोई किसी इकलौते एक परिवार के लिए, एक व्यक्ति के लिए नहीं दिया। उस टाइम के, उस समय के लिए आज का जो एक देश बना है या बनने जा रहा था, वो उसके बाद उस चीज़ के लिए दिया। तो क्या हम लोगों ने उस चीज़ की कदर करी? क्या हम लोगों ने उस चीज़ का सम्मान करा? और हम लोग उतना दूर भी नहीं जाएं तो सर आप मेरे को एक बात ये बताइए कि सन 47 के अंदर सबसे पहला 563 स्टेटें थी इस देश के अंदर जिन्होंने भारत को बनाया। उसमें सबसे पहला और प्रथम कदम किसने उठाया सर? और क्यों उठाया सर? क्योंकि जिस शख्स ने स्वतंत्रता शब्द का जन्म दिया, उनका सपना ही यही था कि एक आज़ाद देश बने जिसके अंदर सब लोग एक समान तरीके से जिए, सब लोगों को अपने अपने अधिकार मिले, सब लोग जिम्मेदारी से अपने जिम्मेदारी का जो है वो जिम्मेदारी से भी जिए, जिम्मेदारी का निर्वाह भी करें, सारी चीज़ें करें। वो कोई इन चीज़ों के लिए जहाँ पर कोई लोग गैर जिम्मेदाराना बात कर दें, इस पर्ची को दिखाते हुए कि हमारे पास में आज़ादी है इस बात को कहने की, क्या वो चीज़ जायज़ हो जाती? और दूसरी बात ये कि अगर किसी ने कुछ कह दी तो अपन सब लोगों ने जो है वो ये किस्सा तो सुना ही होगा कि अक्ल बड़ी के भैंस। मैं अपने एक प्रोफेसर के साथ में बैठा हुआ था और हम लोग रात को बैठकर चर्चा कर रहे थे। तो इन मुहावरों की किताबों के ऊपर मैंने कि एक मुहावरा कई बार इंसान पढ़ लेता तो किताबों की जानकारी मिल जाती है। तो इस अक्ल बड़ी की भैंस वाले मुहावरे पे आके हम लोग अटक गए। कम से कम 6-7 घंटे इसके ऊपर हमारी चर्चा चलती है। तो उन्होंने मेरे को एक बात बताई, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको पता है कि इसका सही मुहावरा और सही उच्चारण क्या है? अक्ल बड़ी की भैंस, मैंने कहा भैंस थोड़ी बड़ी होती है, अकल बड़ी होती है। उन्होंने कहा नहीं। मुझे थोड़ा सा लगा कि फरमाइए मार्ट साहब। तो फिर मैंने कहा क्या है? फिर मैंने कहा क्यों अपन वो कर रहे हैं? तो बोली कि आप इसके अंदर पीछे जाइए और कैसे चीज़ें टूटती हैं। तो मैंने कहा फरमाए। तो उन्होंने कहा कि ये अक्ल बड़ी के भैंस नहीं, जब कोई बुजुर्ग बगल में से निकल रहा होता और चौधरी पे 2 युवा बैठे होते और वो बहस कर रहे होते तो वो कहते कि अक्ल बड़ी के बहस क्यों कर रहे हो, अक्ल से काम लो। तो जब और लोग कोई ऐसे मुद्दों को अपने लालच के लिए बीच पर लेकर आ जाएं और उस चीज़ को चौराहे पर लाकर रख दें तो उस चीज़ के अंदर उतर के बहस करना मैं मानता हूँ कि कोई ठीक काम नहीं होता है। तो इस वजह से जो चीज़ है आदमी अपनी आहत को अपनी आत्मा में रखता है और ऊपर वाले से ये दुआ करता है कि उनको सद्बुद्धि दे और ऐसा काम ना करें जिन चीज़ों के अंदर और उस बहस के अंदर शामिल होने में मतलब ईमानदारी से कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। हम लोग सब ये मानते हैं कि वो लोग सब भी जिम्मेदार लोग हैं, उनके जो हितैषी हैं आप लोग हैं, हम लोग हैं। कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि प्राइवेटली भी उन तक ये बात की जा सकती हो कि साहब ऐसा ना करें, ये चीज़ ठीक नहीं है, उनको भी शोभा नहीं देती। जिस संस्कृति से हम संबंध रखते हैं उनको भी शोभा नहीं देती। और पीड़ा और दुख के अलावा तो इसके अंदर आदमी और क्या कर सकता है? उस चीज़ से कहीं ना कहीं प्रेरित होकर उस चीज़ को एक अच्छे ढंग से स्वरूप को ख़त्म करने के लिए या उस रास्ते पर ले जाने का प्रयास जरूर कर सकते हैं, जो करते हैं। और समझता है और किसको लगता है कि हमारी पार्टी में लेने से हमको फायदा है और आपको अगर प्रस्ताव भेजती है तो आपको क्या लगता है, जाना चाहिए? आप मेरे पास आपका मेरा नंबर आपके पास में है, आप उनको बिल्कुल दे सकते हैं। मैं बिल्कुल उनसे बात कर लूँगा और मैं बिल्कुल उनको स्पष्ट जवाब दे दूँगा। पर जवाब सर हमको चाहिए ना, वो पूछे तो सही मैं। सर अब मैं वापस आता हूँ उसी टूरिज्म के ऊपर, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में ये आज की 6 घंटे पहले की पोस्ट है मेरी डाली, अभी तो डाल नहीं सकता। 6 घंटे पहले की डाली, इसके अंदर मैं कोई पाखंड भी नहीं कर सकता। तो मेरा आज का यूथ का सवाल ये था कि लोग जो हैं अपनी संस्कृति से और जगहों से दूर जाते जा रहे हैं। तो उसके अंदर सबसे पहले मैंने आज के अंदर जो सवाल पूछा है मैंने, लोग दूसरे के खाने को तो चटकारे ले लेके खाने में बहुत आनंद आता है, उसके अंदर गलतियाँ निकालने का भी बहुत आनंद आता है। अपनी फितरत ऐसी होती है और हमें ठीक नहीं होना है, रात तो आती है। तो उसी के अंदर मैंने आज ये लोगों से पूछा कि भाई हम लोग कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेकर वापस अपनी दिलचस्पी को वापस बढ़ाया। तो आज का सवाल और आज को मोटिवेट करने का सवाल मेरा था कि आपने किसके लिए खाना बनाना पसंद है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ ज़्यादा जरूरी है कि हम लोग भी इस चीज़ को देखें और हमारी
स्किल्स और इन चीज़ों के प्रति भी आए, इन चीज़ों को कि आप मम्मी को कह दिया मम्मी कर लेगी, या कोई दीदी को कह दिया दीदी कर लेगी, या भाई को बोल दिया भाई अच्छा खाना बनाता है तो भाई बना लेगा। पर हम लोग खुद इस चीज़ को कब हम लोग करेंगे? तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों को इस चीज़ के प्रति वापस जो है वो एक जागने की एक आवश्यकता है। अब कल परसों की भी अगर आप पोस्ट देखेंगे तो बड़े बुजुर्गों के ऊपर थी, तो उन लोगों ने आज की तारीख में, युवाओं ने जिन बड़े बुजुर्गों को छोड़ दिया, आप सोचिए कि आज की तारीख में अपने जैसे देश के अंदर जिसकी ये संस्कृति हो, उसके अंदर अपने को ये बात करनी पड़ रही है कि बड़े बुजुर्गों को लोगों ने जाकर ओल्ड एज होम में जाकर छोड़ दिया। आप सोचिए तो आप कैसे करते हैं? तो वो जवाब तो आपको मेरे सोशल मीडिया पर वैसे भी मिल जाएगा। आप आज की पोस्ट देखें, सारे सवालों के जवाब बड़ी ही खूबसूरती से हमारे अतिथि ने दिए हैं। ये जानते हैं कि मैं खुली किताब पढ़ने वाला चाहिए बस। नहीं मेरा तो ठीक है, बढ़िया। अब क्रिकेट खिलाने कब लेने जा रहे हो सर? वापस बरसात चालू हो गई। नहीं वो सारे लोग यही बातें करते हैं मेरे से, पर मेरा तो और अन्य कोई बातें और होगी उसके साथ? नहीं, मेरा 2-3 प्रश्न बहुत आड़ेटेड है। इसीलिए मैंने पहले ही माइक रख दिया। और ये मेरे ईश्वर ने एकनाथ ने सुन लिया। तो फिर नहीं पूछूंगा। बहुत ही खूबसूरत ठीक। आप होटल श्री नंदा के ओनर हैं और इस खूबसूरत आयोजन के पीछे ही कहा है। अगला नाम हेमंत जी जोशी, आर्टिस्ट हैं, स्कल्पचर्स में इनकी महारत हासिल है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। तीसरा नाम हरीश जी राजानी और बिजनेसमैन भी हैं। तालियों में कमी ना होने पाए। धन्यवाद सर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब लेक सिटी प्रेस क्लब की कार्यकारिणी को भी मैं आमंत्रित करती हूँ कि आप आएं और हमारे इस प्रोग्राम मीट द प्रेस के स्पॉन्सर्स का मोमेंटो देकर स्वागत करें। तीनों स्पॉन्सर्स जोरदार तालियां हो। विदुराज जी, प्रकाश शर्मा, भूपेंद्र सिंह राव, प्रदीप मोगरा जी, संजय गौतम जी, संजय खाबरा जी, मानवीर सिंह राठौर जी, अख्तर हुसैन जी, मनुराव जी, रफी कैम पठान जी। इन्विटेशन को स्वीकार किया और लेक सिटी प्रेस क्लब की ओर से यह प्रेस मीट का कार्यक्रम दोबारा शुरू किया गया है। उम्मीद करते हैं कि इस कार्यक्रम को हम लगातार आगे बढ़ाएंगे। हमारी कार्यकारिणी का प्रयास रहेगा कि इस तरीके के कार्यक्रम जो है लगातार आप तक पहुंचाए जाएं। इसके साथ ही मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ सभी वरिष्ठ अध्यक्ष का जो यहाँ पर मौजूद है। लेक सिटी प्रेस क्लब के सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के साथियों का धन्यवाद कि आपने इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। धन्यवाद। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।